Ganesha, this is Explorer Vidhu and I welcome you all to my channel. आज मैं पहुंची हूँ एक और ऐतिहासिक जगह पर जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो कि भारत का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा दुर्ग है। यह राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ है जो कि 3 मील लंबा और आधा मील चौड़ा है। इस दुर्ग में करीब 22 तालाब, 19 मुख्य मंदिर, 4 बेहद ही अद्भुत महल और कई सारे स्मारक शामिल हैं। ये गंभीरी नदी के पास अरावली पर्वतमाला के एक शिखर पर सतह से लगभग 180 फीट ऊपर स्थित है। साल 2013 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। इस भव्य किले का निर्माण कब और किसने करवाया था, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। महाभारत काल में भी इस किले का होना बताया गया है। इस दुर्ग के निर्माण को लेकर एक किंवदंती भी है जिसके अनुसार एक बार भीम वनवास काल में कुछ धन अर्जित करने के लिए निकले और उनकी रास्ते में एक योगी निर्भयनाथ और उनके यति कुकड़ेश्वर से मुलाकात हुई। योगी निर्भयनाथ के पास में पारस पत्थर था। भीम ने उनसे वह पारस पत्थर मांगा तो योगी ने इस शर्त में पारस पत्थर देना स्वीकार किया कि भीम इस पहाड़ी पर एक रात में ही एक दुर्ग का निर्माण करा दे। भीम ने अपने बाहुबल और अपने देव रूपी भाइयों की सहायता से दुर्ग का निर्माण कार्य रात भर में ही लगभग समाप्त कर दिया था। सिर्फ दक्षिणी ओर का थोड़ा सा कार्य ही शेष रह गया था, पर योगी के मन में कपट आ गया और उसने यति को मुर्गे के रूप में बांग देने को कहा, जिससे भीम सवेरा हो गया समझकर कार्य करना बंद कर दे और योगी को पारस पत्थर ना देना पड़े। मुर्गे की बांग सुनकर भीम योगी का कपट समझ गए और उनको गुस्सा आ गया। गुस्से की वजह से उन्होंने अपना पैर जोर से जमीन पर दे मारा, जिसकी वजह से वहां बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे को लोग भीमलत कुंड के नाम से आज भी जानते हैं। जिस स्थान पर भीम के घोड़े ने विश्राम किया था उस जगह को भीम घोड़ी कहा जाता है और जिस तालाब के किनारे पर यति ने मुर्गे की आवाज में बांग दी थी वह कुकड़ेश्वर कुंड के नाम से आज भी मौजूद है, जिसके किनारे पर कुकड़ेश्वर मंदिर आज भी स्थित है। वहीं इतिहासकारों के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य राजवंश के महान सम्राट चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। राजा चित्रांगद ने दुर्ग का नाम अपने ही नाम से चित्रकूट रखा। गुहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने 7वीं शताब्दी में मौर्य राजवंश के आखिरी शासक मनमूरी को हराकर इस दुर्ग पर 724वीं ईस्वी में विजय हासिल की और इसको चित्तौड़गढ़ का नाम दिया। 9वीं 10वीं शताब्दी में चित्तौड़ दुर्ग पर मालवा के राजा मुंज ने कब्जा कर लिया। राजा मुंज के बाद ये दुर्ग गुजरात के महान शक्तिशाली शासक सिद्धराज जयसिंह के अधीन आया। 12वीं शताब्दी में चित्तौड़ का ये दुर्ग एक बार फिर से गुहिल राजवंश के आधिपत्य में आ गया। इस प्रकार से ये दुर्ग अलग अलग समय में मौर्य, सोलंकी, खिलजी, मुगल, प्रतिहार, चौहान और परमार वंश के शासकों के अधीन रह चुका है। पहाड़ी की तलहटी से ऊपर दुर्ग तक जाने के लिए 7 द्वार पार करने पड़ते हैं जो कि कुछ अंतराल पर ही बने हुए हैं। इन 7 दरवाजों को पार करके दुर्ग तक पहुंचना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल होता था। ये द्वार इस दुर्ग के उच्च सुरक्षा व्यवस्था का आज भी साक्ष्य देते हैं। सबसे पहला दरवाजा है पाटन पोल। इस द्वार को पाटन पोल भी कहा जाता है। इस पोल की दिशा सोलंकियों की राजधानी पाटन की तरफ थी, इसलिए इसका नाम पाटन पोल रखा गया जो बाद में पाटन पोल हो गया। दूसरा द्वार है भैरव पोल। इस द्वार का नाम देसूरी के सोलंकी भैरवदास के नाम पर रखा गया था जो बहादुर शाह से हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तीसरे द्वार का नाम है हनुमान पोल क्योंकि इस द्वार के पास ही हनुमान जी का एक बहुत ही चमत्कारी और दर्शनीय मंदिर स्थित है। चौथा पोल है गणेश पोल। इस चौथे द्वार के पास ही गणेश जी का मंदिर स्थित है, इसी कारण से इसका नाम गणेश पोल पड़ा। 5वां द्वार है जोड़ला पोल। छठे द्वार के बिल्कुल पास ही स्थित होने के कारण इसका नाम जोड़ला पोल रखा गया। छठा द्वार है लक्ष्मण पोल। इस द्वार के पास ही लक्ष्मण जी का एक छोटा सा मंदिर स्थित है, जिसके कारण इसको लक्ष्मण पोल कहा जाता है। 7वां और अंतिम द्वार जिसको पार करते ही हम दुर्ग में प्रवेश कर जाते हैं, इस द्वार को राम पोल कहते हैं। इस द्वार के पास ही महाराणाओं के पूर्वज माने जाने वाले सूर्यवंशी राम जी का मंदिर स्थित है। द्वार पार करने के बाद उत्तर की ओर सैनिकों और कर्मचारियों की बस्ती थी तथा दक्षिण की ओर दुर्ग के कई दर्शनीय स्थल दिखाई देते हैं। रामपुर से दक्षिणी और थोड़ा आगे चलते ही हम पहुंचे एक भव्य महल के सामने जो कि अब वीरान और खंडहर हो चुका है। इस महल का निर्माण महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में करवाया था।
ये महल पहले ही बना हुआ था, पर राणा कुंभा ने इसका जीर्णोद्धार करवाया और इसको विस्तृत रूप दिया। इस महल का नाम तब से ही राणा के नाम पर राणा कुंभा महल पड़ गया। महल में प्रवेश करते ही पुरातत्व विभाग की तरफ से एक पट्टिका लगी हुई है, जिसमें इस महल का और राणा कुंभा का एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है। राणा कुंभा का पूरा नाम राणा कुंभकर्ण सिंह था। वे एक महान योद्धा थे और चित्तौड़ दुर्ग के आधुनिक निर्माता भी। राणा कुंभा ने इस दुर्ग पर सन 1433 से सन 1468 तक राज किया था। इस दुर्ग में जाने के 2 द्वार हैं, जिन्हें बड़ी पोल और त्रिपोलिया के नाम से भी जाना जाता है। सामने सेंटर में आपको एक गेट दिखाई दे रहा है। 3 गेट इसमें कमांड रूप से है ना ऐड, इसलिए इस गेट का नाम त्रिपोलिया गेट पड़ा है। ये इनका मेन फ्रंट गेट हुआ, ठीक है। जस्ट इसी के पास में आपको एक ग्रीन कलर का दरवाजा दिख रहा है, जिसके ऊपर गुम्बज लगा हुआ है। वहाँ पर बप्पा रावल का एलिफेंट रखा है, गेंडा हाथी जो गेट लगी है, हाँ ग्रीन कलर का। महल में प्रवेश के साथ ही एक बड़ा सा आंगन दिखाई देता है। यहाँ आपको सूरज गोखरा, जनाना महल और कंवर पद के महल दिखने को मिलेंगे। यहाँ स्थित जनाना महल, जहाँ पर 13वीं सदी में रानी पद्मिनी रहा करती थी, जिनके लिए कहा जाता था कि वह बेहद ही खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती के बारे में सुनने मात्र से अलाउद्दीन खिलजी उन पर मोहित हो गया। खिलजी ने पद्मावती को पाने के लिए चित्तौड़ पर घेरा डाल दिया। यही वह समय था जब चित्तौड़ में पहला साका हुआ था। राणा रतन सिंह और खिलजी के बीच में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें राणा रतन सिंह को हार का सामना करना पड़ा और युद्ध में वह वीर गति को प्राप्त हुए। इसी समय रानी पद्मावती 16,000 अन्य रानियों, दासियों और सैनिकों की पत्नियों के साथ महल में स्थित सुरंग से होते हुए थोड़ी दूर पर स्थित जौहर स्थल पर पहुंची, जहां पर उन सभी ने अपने स्वाभिमान और मर्यादा को मुगल आक्रमणकारियों से बचाने के लिए जौहर कर लिया। कहा जाता है कि कुंभा महल में जाने वाले लोगों को अक्सर अजीबोगरीब अनुभव होते हैं। लोगों के अनुसार महल के खाली गलियारों में अक्सर रोने की आवाजें, जो अपने साम्राज्य को बचाने के लिए मदद मांगती हैं, फुसफुसाहट, औरतों की चीखें, दौड़ने की आवाजें और कई बार महल में घूमती डरावनी परछाइयां भी नजर आती हैं। कभी कभी अचानक से बेहद ठंड का अनुभव भी होने लगता है। ये सब किसी की भी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करने के लिए काफी है। टनल से जाती थी, वहाँ नहाने के लिए इनके सास बहू के कुंड बने हुए है ना, और शिवा का टेम्पल बना हुआ है। तो इसी टनल से वहाँ जाकर के नहा धो के शिव पूजा करके इसी टनल से वापस आए। कर्नल जेम्स स्टुअर्ट जो राइटर है, उनका कहना है कि जो रानी पद्मिनी का जौहर हुआ था इसी टनल से हुआ था, क्योंकि ये निकल उसी वही नजदीकी रहा है। और उस समय 16,000 रानियों को जौहर करना था, तो एक साथ इतनी सारी रानियां कैसे जौहर करे। तो कुछ इधर से गई थी और कुछ बैक साइड से आएंगे। कुंभा महल में अब भी वो सुरंग मौजूद है, जिससे होकर रानी और अन्य क्षत्राणियां जौहर स्थल तक पहुंची थी। इस सुरंग का मुहाना बेहद पतला है, जिसमें से होकर एक बार में एक ही व्यक्ति अंदर जा सकता है, पर अंदर जाने पर वह सुरंग काफी चौड़ी हो जाती है। हमारी गाइड दिव्या ने हमें वह सुरंग भी दिखाई और बताया कि इस सुरंग में कई गुप्त कमरे भी मौजूद हैं, जिनका उपयोग राजा रानी आपातकालीन स्थिति में करते थे। दिव्या ने बताया कि कुछ सालों पहले पुरातत्व विभाग ने इसको बंद कर दिया है और उन्होंने महल के बाहर उन कमरों में जाने का रास्ता भी हमें दिखाया। लोकल्स के अकॉर्डिंग ये सुरंग इसलिए बंद की गई थी क्योंकि कुछ लोग गोस्ट हंटिंग के लिए इस सुरंग में रात के समय चले गए थे और उनके साथ हादसे हो गए थे। कुछ साल पहले कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स इस जगह के पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स को सुनकर यहाँ पर आए और उन्होंने रात को इस महल में रुकने का सोचा। रात के समय जब वो इस महल के गलियारों में घूम रहे थे, तब उनको कुछ अजीब अजीब सी फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दी, पर उनके आसपास कोई नहीं था। कुछ ही देर बाद जो लड़का सबसे पीछे चल रहा था, उसे लगा कि पीछे कोई है। उस लड़के ने जब फ्लैशलाइट उस तरफ घुमाई तो उसके होश उड़ गए। वहाँ एक औरत राजसी राजपूती वेशभूषा में सुसज्जित उनसे कुछ दूरी पर खड़ी थी, जिसका आधा मुंह बुरी तरह से जला हुआ था। ये देखते ही उनकी चीखें पूरे महल में गूंज गईं और वह सभी वहाँ से बिना अपना सामान लिए भाग खड़े हुए। आगे कभी ऐसा न हो, इसके लिए सुरंग के दोनों मुहानों को बंद कर दिया गया। दिव्या हमें महल दिखाते हुए आगे ले गई, जहाँ महल के दक्षिणी भाग में पन्नाधाय का महल मौजूद था। पन्नाधाय राणा सांगा के पुत्र राणा उदय सिंह की दाई मां थी। दासी पुत्र बनवीर ने सत्ता के लालच में चित्तौड़ पर हमला कर दिया। उस समय उदय सिंह मात्र 14 साल के थे। बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए उनके महल की तरफ बढ़े और यह बात पन्नाधाय को पता चल गई। तब उन्होंने एक बारीक की टोकरी में उदय सिंह को सुलाकर ऊपर से पतलों से उन्हें ढक दिया और उनको महल के बाहर भिजवा दिया। बनवीर को धोखा देने के लिए उन्होंने उदय सिंह के स्थान पर अपने बेटे
चंदन को, जो कि उदय सिंह के ही बराबर था, उनको राजसी वेशभूषा पहनाकर सुला दिया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह जानकर मार डाला। पन्नादाय बिना विचलित हुए ये सब देखती रही ताकि बनवीर को शक न हो। बनवीर के जाने के बाद वह अपने मृत बेटे का माथा चूमकर उदय सिंह को बचाने चली गई। पन्नादाय के अथक प्रयासों के बाद उदय सिंह को 1536 में मेवाड़ी उमरावों ने महाराव घोषित कर दिया। उमरावों की सहायता से 1540 में उदय सिंह ने चित्तौड़ पर फिर से आधिपत्य हासिल किया। कहा जाता है कि युद्ध के बाद पन्नादाय रहस्यमय रूप से गायब हो गए और वो या उनका शव कभी नहीं मिला। ऐसा माना जाता है कि पन्नादाय का राजकुमार के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव था। इसी वजह से पन्नादाय से जलने वाले बहुत लोग थे और शायद उनमें से ही किसी एक ने उनकी हत्या कर दी होगी। कुछ लोगों का ऐसा दावा है कि पन्नादाय की आत्मा अब भी महल के गलियारों में घूमती है और राजकुमार उदय सिंह को पुकारती है। सामने जो पहले से वहाँ पर अटैक हुआ था उदय सिंह को जो बचाया था पन्नादाय वाला, चंदन का जो अटैक हुआ था वहीं हुआ था। ओके। पन्नादाय के महल से थोड़ी दूर ही सामने की तरफ स्थित है मीराबाई का मंदिर। मीराबाई का विवाह सन 1516 में उनकी इच्छा के विरुद्ध राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र भोजराज से हुआ था। मीराबाई परम कृष्ण भक्त थी। उन्हें कृष्ण भक्ति के सिवा कुछ नहीं आता था। जब वह चित्तौड़ पहुंची तो उन्होंने राणा सांगा से अपने लिए एक कृष्ण मंदिर की मांग की। तब राणा सांगा ने राणा कुंभा के द्वारा बनवाए हुए कुंभ मंदिर के पास ही एक छोटा कृष्ण मंदिर कुंभश्याम मंदिर के नाम से मीराबाई के लिए बनवा दिया। 1518 में हुए एक युद्ध में बुरी तरह से घायल हो जाने की वजह से कुछ समय पश्चात भोजराज की मृत्यु हो गई। उसके कुछ समय बाद ही बाबर से हुए एक युद्ध में राणा सांगा भी वीरगति को प्राप्त हुए। राणा सांगा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र विक्रम सिंह मेवाड़ के शासक बने। मीराबाई का हर समय कृष्ण भक्ति में लीन रहना, साधु संतों के साथ उनका उठना बैठना विक्रम सिंह को कतई पसंद नहीं था। किंवदंतियों की माने तो विक्रम सिंह ने मीरा को कई बार इन सब के लिए मना किया, पर मीराबाई के ना मानने पर उनके ससुराल वालों ने उन्हें मारने के लिए जहर दे दिया, पर उसका मीराबाई पर कुछ असर नहीं हुआ। एक अन्य कहानी के अनुसार विक्रम सिंह ने एक टोकरी में सांप भिजवाया, पर मीराबाई ने जैसे ही उसे हाथ में लिया वो फूलों के हार में बदल गया। घर वालों के इस तरह के व्यवहार के कारण मीराबाई ने चित्तौड़ छोड़ दिया और वो वहाँ से पहले वृंदावन फिर द्वारका चली गई। ऐसा कहते हैं कि मीराबाई वहीं श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। किसी को भी उनकी देह नहीं मिली, सिर्फ उनकी साड़ी श्री कृष्ण की प्रतिमा पर लिपटी हुई मिली। कुंभा महल से निकलने से पहले वहाँ के पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स को देखते हुए मैंने यहाँ पर मेरा SLS कैमरा यूज करने का सोचा। जिन्हें नहीं पता हो तो मैं उन सभी को बताना चाहूंगी कि SLS कैमरा क्या होता है। स्ट्रक्चर्ड लाइट सेंसर कैमरा सिस्टम, ये एक इक्विपमेंट है जो कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आजकल यूज करते हैं उन चीजों को देखने के लिए जो पारलौकिक हैं और सामान्य आँखों से दिखाई नहीं देती हैं। स्टिक फिगर के रूप में ये कैमरा उन चीजों को आपके सामने स्क्रीन पर शो करता है। मैंने भी महल को छोड़ने से पहले इस कैमरे का यूज करने का सोचा और जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ वो क्लिप मैं इस वीडियो के एंड में आपसे शेयर करूंगी। जब हम इस महल से निकले तो हमने एक अजीब सी फव्वारे जैसी आकृति देखी। हमारे पूछने पर दिव्या ने बताया कि वह कोई फव्वारा नहीं है बल्कि एक चक्की है जिसमें पुराने समय में भवन निर्माण के लिए कई तरह की चीजों को पीसकर आज के सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत मिक्सचर बनाया जाता था, जिसकी वजह से पुराने समय के किले और महल आज तक भी शान से खड़े हुए हैं। पर कई सारे युद्धों की मार झेल चुका कुंभा महल सिर्फ एक खंडर के रूप में ही बचा है। इसकी हालत इतनी दयनीय है कि चाह कर भी इसका जीर्णोद्धार संभव नहीं है। वीडियो एंड करने से पहले ये क्लिप जरूर देखिएगा जो कि मैंने सुरंग के पास के एरिया में अपने SLS कैमरा से शूट की थी और दूसरी क्लिप आंगन की है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके आगे की कहानी के लिए देखिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड जो कि जल्दी ही आ रहा है। आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। और यदि आपके पास भी कोई कहानी है या किसी जगह की जानकारी है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरा इंस्टा लिंक बायो में दिया हुआ है। और ऐसे ही कई सारे वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ।
तब तक के लिए राम